Hi, today we are going to discuss about the financial aspects of Union Budget 2025. To discuss those aspects, we have with us CA ब्रिज शाह. So ब्रिज भाई, ये बजट में जो सबकी एक्सपेक्टेशन थी विद रिगार्ड टू द टैक्स पेएबल, उसमें बहुत बड़ी रिलीफ मिली है. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Yes, ब्रिज भाई, can you please help the viewers to decode that how income up to 12 lakh rupees is not taxable? पहले तो ये जो बजट पे चेंज आया है, इस बार का बजट का जो हाईलाइट है वो है मिडिल क्लास के लिए स्लैब रेट में बहुत ही बड़ा चेंज किया है और रिबेट में भी बहुत बड़ा फ़ायदा दिया है लोगों को. हम पहले स्लैब रेट को क्या चेंज हुआ है उसको समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले अप टू 3 लाख तक नील टैक्स था, उसके बाद 3 to 7 लाख पे 5% था, फिर और हर 3 लाख पे टैक्स रेट चेंज हो रहा था और वही स्लैब अप टू 15 लाख, आफ्टर 15 लाख इट इज़ 30%. वो स्लैब पूरा था. तो हम देखें तो 3 to 7 लाख 5%, 7 to 10 लाख 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% और मोर देन 15 लाख 30%. इस बार के बजट में जो चेंज किया है न्यू स्लैब में वो है अप टू 4 लाख तक नील टैक्स, देन 4 से 8 लाख तक 5%, फॉर 8 to 12 लाख 10%, और 4 लाख में अप टू 24 लाख 30%, अबाउट 24 लाख 30% इज अ टैक्स. ये पूरा चेंज हुआ है. बट अभी जो उसमें हमको समझना है कि अप टू 12 लाख कैसे नील टैक्स आएगा. तो उसके लिए ऐसा है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है और आप स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115 BAC उसमें न्यू रिजिम में जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर ही आपको आपके लिए टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, रिबेट का बेनिफिट आपको 60,000 रुपए का. जो पहले टैक्स रिबेट था वो 25,000 था. तो पहले का जो ओल्ड स्कीम थी, मतलब प्रीवियस ईयर तक जो हम देखे, तो उसमें टैक्स का रिबेट 25,000 मिल रहा था. उसकी वजह से आपका 7 लाख तक का इनकम में आपको टैक्स नहीं था. बट अभी जो रिबेट का अमाउंट बढ़ा के 60,000 किया है, उसकी वजह से आपकी 12 लाख तक की इनकम जो स्पेशल रेट पे टैक्सेबल नहीं है और स्लैब रेट में जो टैक्सेबल हो रही है, उसमें आपको नील टैक्स आएगा अगर आपकी 12 लाख से कम इनकम है तो. और दूसरा उसमें स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्पेशल रेट की इनकम. तो स्पेशल रेट की इनकम क्या हुई, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुई, शेयर मार्केट से हो रही है या किसी इन्वेस्टमेंट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, देन इट इज अ स्पेशल टैक्स रेट. उसमें 20% अगर टैक्स लग रहा है तो वो 20% ही लगेगा और उसमें आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसमें 12.5% लग रहा है, तो आपको 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है. वो स्पेसिफिकली ये चेंज है. ओके, तो कैन यू जस्ट गिव अस द एग्जांपल्स कि क्या चेंजेस आए. फॉर एग्जांपल माय इनकम इज 3 लाख रुपीस या 5 लाख या 7 लाख, तो उसमें कितना टैक्स सेविंग एज एन टैक्स पेयर आई विल बी मेकिंग और उसमें नेट इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा. अगर हम उसको पूरा एग्जाम्पल की तरह समझे तो पहले की स्कीम, मतलब कि प्रीवियस इस बजट से पहले और आफ्टर दिस बजट 7 लाख तक में आपको कोई चेंज नहीं है, क्योंकि पहले भी 7 लाख से कम की इनकम जो थी आपकी जीरो टैक्स थी. अभी न्यू प्रपोजल है उसमें भी अप टू 7 लाख अगर आपकी इनकम है, 7 लाख से कम इनकम है, तो जीरो टैक्स ही रहने वाला है. बट अगर आपकी इनकम 8 लाख थी इस बजट से पहले, तो तब आपको टैक्स पे करना था 30,000 रुपीज. बट नाउ यू डोंट हैव टू पे एनी रुपीज. अगर हम देखें तो हमारा बेनिफिट जो हो रहा है वो 30,000 रुपीज का है अगर आपकी इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम है. अगर आपकी इनकम 8 से 9 लाख के बीच में आ रही है, तो अगर 9 लाख की इनकम थी तो प्रीवियस ईयर्स में, मतलब इन प्रीवियस ईयर आपको 40,000 का टैक्स था. नाउ आफ्टर दिस बजट इट विल बी 0. फॉर 10 लाख इट इज 50,000, फॉर 11 लाख इट इज 65,000, और वो सब जीरो हो रहा है अप टू 12 लाख. अगर इस बजट का अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ होता स्लैब रेट में, तो अगर आपका इनकम प्रीवियस ईयर में 12 लाख जितना होता, तो आपको 80,000 रुपये टैक्स में पे करना था. तो वो आपका बेनिफिट 80,000 रुपीज का है अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है. अभी हम उसको थोड़ा ज़्यादा इनकम देखें तो 16 लाख अगर आपकी इनकम होती, तो आपका पहले आपका टैक्स था 1,70,000 रुपीज.
अब आपका टैक्स है 1,20,000. दैट बेनिफिट इज ड्यू टू चेंज इन स्लैब रेट, नॉट ड्यू टू रिबेट. बिकॉज अगर आपकी इनकम 16 लाख है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिल रहा है. सो दैट इज अ बेसिकली रिबेट का जो चेंज है वो है. फिर अगर 20 लाख का इनकम है तो आपको बेनिफिट हो रहा है 90,000 रुपए का टैक्स में, क्योंकि 20 लाख की इनकम में बिफोर दिस बजट यू वर पेइंग 2,90,000 इन अ टैक्स. नाउ यू हैव टू पे 2 लाख एज अ टैक्स. 24 लाख में 4,10,000 रुपए आपका पहले टैक्स था, वो अब हो गया 3 लाख. सो मैक्सिमम जो अपने को टैक्स बेनिफिट किसी भी पर्सन को होगा ड्यू टू दिस बजट इज 1,10,000 रुपीज ड्यू टू चेंज इन स्लैब रेट. सो अगर आपकी इनकम 50 लाख भी होगी तब भी आपका टैक्स में सेव हो रहा है 1,10,000 रुपया. ठीक है, इसको मैंने एक और तरह से एक प्रेजेंटेशन बनाया है कि पहले आपका इफेक्टिव कितना टैक्स हो रहा था. हम स्लैब को देख रहे हैं वो तो ठीक है, बट आपने जितना टैक्स पे कर रहे हो उसको डिवाइड बाय आपकी टोटल इनकम करो तो आपको कितना टैक्स पे करना आ रहा था. तो अप टू 12 लाख नाउ यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, जो प्रीवियसली आपको 6.67% ऑफ योर इनकम यू आर पेइंग इन टैक्स. नाउ अगर हम उसको 16 लाख को देख रहे हैं तो 16 लाख पे हम 7.5% ही टैक्स पे कर रहे हैं, जो पहले आप 10.63% पे करते थे. और इफेक्टिवली ऐसा 24 लाख के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वो अभी आप 12.5% टैक्स पे कर रहे हैं टोटली. अगर आपका 24 लाख का इनकम है तो आप 3 लाख रुपीज विल बी योर टैक्स अमाउंट विच इज 12.5%. प्रीवियसली दैट वाज 17%. सो आपके लिए 5% जितना टैक्स में बेनिफिट है. सो इफेक्टिवली ये स्लैब रेट चेंज होने की वजह से सबको बेनिफिट हुआ है, ऐसा नहीं है. उन्होंने रिबेट में ही सिर्फ चेंज नहीं किया है. प्रीवियस बजट्स में जनरली रिबेट्स में चेंज होता था कि 5 लाख तक का रिबेट मिलेगा, 7 लाख तक का रिबेट मिलेगा. बट नाउ स्लैब रेट जो चेंज हुए हैं वो हिस्टोरिक है, क्योंकि हम पहले की तरह देखें तो अपने 2000 लास्ट स्लैब रेट वाज चेंज इन प्रीवियस बजट, बस उससे पहले चेंज वाज इन स्लैब रेट इन 2014. सो 10 साल के बाद ये स्लैब रेट में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है. So basically, three key aways to be taken from this. First, if you are falling in new regime, then only this benefit is available to you. Second, so that is very important. If you are still choosing the old regime, then your slab rate will be as per old regime, जो अपने up to 2.5 lakh nil, 2.5 lakh to 5 lakh 5% and after 5 lakh to 10 lakh 20% and about 10 lakh 30%. That was the previous slab और वही applicable है for old regime. Second takeaway, these changes will be applicable from financial year 25-26, which is respective assessment year 26-27. And third change, अगर आपकी income is up to 12 lakh rupees, and in case of salaried employee, if it is up to 12,75,000, then it is totally tax free. If your income is exceeding even by a single penny above this amount, then you have to check your respective slab rates. Yes. So इसके बाद there are various changes proposed in the tax deducted at source, which is TDS. So how that changes are going to affect as an individual and the business people. So before we are going to TDS provisions, there is a change. There are certain more changes for individuals. Those are like कि updated returns के लिए भी benefit दिया गया है. जैसे कि पहले आप updated return आप 24 months after assessment year फाइल कर सकते थे. सो पिछले 2 साल का आप updated return फाइल कर सकते. अभी वो पीरियड बढ़ा के 48 months किया है. सो नाउ यू कैन फाइल फॉर 4 years updated return. और उसके लिए उन्होंने लिमिट एडिशनल टैक्स लायबिलिटी फॉर 24 टू 36 मंथ 60% की है, और फॉर 36 मंथ टू 48 मंथ में अगर आप फाइल कर रहे हैं तो 70% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी विल बी एडिशनल लायबिलिटी. देन हाउस प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपके पास 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं कर पा रहे, देन ऑल्सो इट इज अ डीम्ड सेल्फ ऑक्यूपाइड और उसका वैल्यू नील लिया जाएगा. So that is benefit for having a 2 house property people. Then government is also proposing to introduce a new income tax bill in this budget session itself. So उसके बाद हमको पता चलेगा कि नया बिल क्या आ रहा है, और बट उसमें गवर्नमेंट का ऐसा श्योरिटी है कि that will be very simple and half than current act. Okay. Then now we are going to what are the
चेंजेस इन टीडीएस। सो टीडीएस में दो तरह से चेंज हुए। एक तो टीडीएस के जो रेट्स है उसको रेशनलाइज किए जा रहे हैं। सो रेशनलाइज मीन्स प्रीवियस बजट से ये काम शुरू किया गया था कि बहुत सारे टीडीएस के पहले रेट्स थे 2%, 5%, 10%, 30%। सो उसमें गवर्नमेंट हैड स्टार्टेड रेशनलाइजिंग की कुछ जगह पे 5% को 2% कर दिया है, कुछ जगह पे 10% को 2% कर दिया है। तो उस तरह से रेशनलाइजेशन किया गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में 3 सेक्शंस में रेशनलाइजेशन किया है। वन इज 194 LBC, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, जिसमें पहले 25% वॉज द TDS रेट, नाउ प्रपोज्ड इज 10%। सो 25% इज नाउ नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन any TDS rates. Then TCS on timber और any other forest produce, उसमें जो 2.5% का TCS था उसको 2% कर दिया है। वो भी एक rationalization का step है क्योंकि now 2.5% not exist in entire TDS TCS sections. Then TCS on remittance for purpose of education financed by loan from financial institution. So this is a very important change because क्या हो रहा था कि अगर आप फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं, आपका कोई बच्चा फॉरेन में कनाडा, यूएस कहीं पे भी बढ़ रहा है और उसके लिए आपने फाइनेंशियली लोन लिया हुआ है, बैंक से एजुकेशन लोन लिया है और उससे आप फाइनेंस कर रहे हो उसको, तो वो एक कैटेगरी होती है, LRS में फॉल होता है कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आप उसको रेमिटेंस करते हो, बट उसमें देयर वाज अ TCS एप्लीकेबल। सो जो आप रेमिटेंस कर रहे थे वो कम रेमिटेंस कर पा रहे थे, वो 0.5% था आफ्टर 7 लाख। वो उस बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए उनको रियायत देने के लिए नील कर दिया गया है। सो अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो रिकग्नाइज्ड है वहां से फाइनेंस ले रहे हो और आपके बच्चे के लिए आप रेमिटेंस कर रहे हैं तो उसमें नाउ TCS विल नॉट बी एप्लीकेबल। देन देयर इज ऑल्सो वन मोर प्रोविजन ऑफ TCS कलेक्शन ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। इफ अगर आपका परचेजर है जो आप पे TDS नहीं डिडक्ट कर रहे हैं तो एज अ सेलर आपको उससे TCS कलेक्ट करना था 0.1%, बट वो भी सरकार ने क्योंकि बहुत सारी हार्डशिप हो रही थी उसकी वजह से उसको भी निकाल दिया है। सो नाउ ओनली 194Q फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज देयर। देन रिमूवल ऑफ हायर TDS और TCS फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सो उसमें भी ऐसा था कि अगर कोई पर जो आप पेई है, मतलब आप किसी को पे कर रहे हो, जो पेई है उसको अगर आप पे कर रहे हैं एज अ पेयर और आपको TDS डिडक्ट करना था बट सामने वाले ने 2 साल से रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपकी लायबिलिटी थी कि आपको हायर रेट पे TDS डिडक्ट करना है। बट एज अ ट्रेड एंड प्रोफेशनल्स के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि समवन इज फाइलिंग देयर रिटर्न और नॉट। सो उसकी वजह से हायर रेट पे TDS डिडक्ट करने की वजह से लोगों को इंटरेस्ट और पेनल्टी बहुत सारी पे करनी पड़ रही थी, तो उसको भी सरकार ने निकाल दिया है। सो अभी नाउ दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट। देन अभी ये जो हमने डिस्कस किया मेजरली रिगार्डिंग रेट्स। नाउ देयर इज ऑल्सो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स। सो बहुत सारी थ्रेशोल्ड डिफरेंट सेक्शंस में लिमिट थी, उसको भी रैशनलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट दे स्टार्टेड विथ 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जहाँ पे नील लिमिट थी उसको 10,000 तक का थ्रेशोल्ड दिया गया है। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सो FD में जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं या सेविंग बैंक में आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर भी TDS की रिक्वायरमेंट है, बट दैट देयर इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ 50,000 रुपीज फॉर सीनियर सिटीजन। सो उसको सीनियर सिटीजन के लिए बेनिफिट देने के लिए वो लिमिट को 50,000 से डायरेक्टली 1 लाख कर दिया गया है और बाकी जो लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए 50,000 वाज द लिमिट, जो अगर बैंक आपको या कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर आपको इंटरेस्ट दे रही है तो। बट वो इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन है तो उसकी लिमिट पहले 5,000 थी, दैट इज नाउ इंक्रीज टू 10,000। सो मेजरली व्हाट दे हैड डन इज मेजॉरिटी ऑफ द लिमिट इज दे हैड कैप्ड एट 10,000, जहाँ पे 10,000 से कम थी तो उसको 10,000 तो लेके आ गए हैं। देन उसके बाद 194 सेक्शन अबाउट डिविडेंड दैट इज 5,000, नाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीज टू 10,000। देन इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग जो 5,000 थी उसको भी 10,000 कर दिया गया है। देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस जिस पे लिमिट थी
आपको एग्रीगेट लिमिट देखनी थी 10,000, उसको स्पेसिफिकली इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज लिमिट 10,000 कर दी है, तो उसमें भी चेंज किया है। देन 194D इंश्योरेंस कमीशन जो 15,000 थी उसको 20,000 कर दिया है। इनकम बाय वे ऑफ कमीशन उसको 15,000 से 20,000 कर दिया है। कमीशन और ब्रोकरेज, सो सारे जो कमीशन थे पहले 15,000 पे कैप्ड थे, उन सारे को 20,000 पे ला दिया गया है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को। देन मेजरली जो बहुत बड़ा चेंज है वो है 194I रेंट पे। रेंट पे पहले की लिमिट थी 2,40,000 रुपीज पर ईयर, वो अभी 50,000 पर मंथ, सो इफेक्टिवली 6 लाख पर ईयर तक कर दिया है। मतलब 2 फोल्ड, वी कैन से 2.5 फोल्ड उसको बढ़ा दिया गया है। देन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस जो काफ़ी सालों से 30,000 थी पर ट्रांजेक्शन, उसको अब 50,000 रुपीज़ कर दिया गया है। देन 194LA इनकम बाय वे ऑफ एनहांस्ड कंपनसेशन जो था वो 2.5 लाख था, उसको 5 लाख पे ले गए हैं। देन रेमिटेंस अंडर LRS एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेजेस, सो जो रेमिटेंसेस हम LRS में कर रहे थे अदर देन एजुकेशन, उसमें जो लिमिट थी वो थी 7 लाख। 7 लाख तक TCS इज नॉट एप्लीकेबल, सो उसको बढ़ा के अभी 10 लाख कर दिया गया है। सो अगर आप फॉरेन टूर के लिए कोई पैकेज परचेस कर रहे हैं एंड दैट फॉरेन टूर का जो पैकेज है 10 लाख से कम है, तो आपको TCS पे नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट changes in TDS and TCS provisions. So next is what are the simplifications or modifications suggested for the business category? So अगर हम बिजनेस के लिए सिंप्लीफिकेशंस और कुछ मेजर्स लिए गए हैं उसमें है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टार्टअप्स के लिए जो एग्जम्पशन है अंडर डिडक्शन जो मिल रहा है 80 IAC में इनकम का, उसके लिए जो सनसेट था वो ख़त्म हो रहा था, उसको स्टार्टअप्स अगर इनकॉर्पोरेट 1/4/2030 तक हो रहे हैं तो उनके लिए ये सेक्शन 80 IAC का डिडक्शन विल बी अवेलेबल। देन सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोविजंस फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, सो उनके लिए क्या था कि मेजरली every 5 year you have to take again you have to apply for a registration, so उसके लिए अभी 5 years को 10 years कर दिया गया है। और दूसरा एक ऐसा ट्रस्ट के लिए इश्यू था कि अगर कुछ भी छोटा भी कुछ नॉन कंप्लायंस है तो दे हैव अ पावर टू कैंसिल दैट रजिस्ट्रेशन, सो उसके लिए भी वो स्पेसिफाई करेंगे वायोलेशंस, क्योंकि कुछ माइनर भी वायोलेशन हो सकता है, तो उनको अगर नहीं गिना जाए तो वो बेनिफिशियल है ट्रस्ट और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। देन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो नॉन रेसिडेंट्स स्टेटस और उनकी इनकम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उनमें एक बेनिफिट दिया गया है कि कुछ नॉन रेसिडेंट्स है जिनसे प्रोक्योरमेंट इंडिया में हो रहा है फॉर एक्सपोर्ट, सो उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। देन एक क्लैरिफिकेशन है कि 1010D में जो इंश्योरेंस इनकम का रिडम्पशन हो रहा है और उनका 1010D का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उन केसेस में वो इनकम कैपिटल गेन की तरह टैक्स होगी, वो क्लैरिफिकेशन है। देन फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज है, दैट इज ऐसा है कि अभी एवरी ईयर यू हैव टू गो थ्रू योर ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट, क्योंकि अगर सिमिलर ट्रांजैक्शन है, सेम ही ट्रांजैक्शन है, सेम कैटेगरी का है, स्टिल यू हैव टू एवरी ईयर प्रूव दैट इट इज एट आर्म्स लेंथ। नाउ दे हैव केप्ट अ block of 3 years, which is in line with international practices, because अगर आप देखो तो यूएस में भी ऑस्ट्रेलिया में भी सब जगह पे 3 years का ब्लॉक रहता है कि अगर एक बार आपने आर्म्स लेंथ सेम ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया तो वो 3 साल के लिए आप उसको आर्म्स लेंथ पे गिन सकते हो। देन टू डिक्रीज द लिटिगेशंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन, दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर, कि अगर आप सेफ हार्बर सिलेक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए तो आपके लिए बेनिफिट है, आपको लिटिगेशन में नहीं जाना पड़ेगा। देन इन लाइन विथ प्रीवियस बजट में टीडीएस में प्रोसिक्यूशन जो हो रहा था वो उन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया है, सेम इन लाइन विथ टीडीएस। अगर आपका टीसीएस का पेमेंट नहीं हुआ है देन ऑल्सो इट इज डिक्रिमिनलाइज, सो दे कांट पुट यू बिहाइंड द बार्स। So these are the small changes with respect to businesses. There are not much changes in this budget for relaxations for businesses.
So this was about the business category. Now, as we know, the dream of our Honorable Prime Minister about the developing the IFSC, which is GIFT City located in Gandhinagar, Gujarat. So, what are the important weightage that has been given in this budget for the specific IFSC sector? So with respect to IFSC sector, there are certain changes proposed. So first is about sunsets, जो डेट हो रहे जिन चीज़ों के लिए सनसेट हो रहा था टू क्लेम एग्जम्पशंस, और उनका डेट अभी एक्सटेंड कर दिया है अप टू 31 मार्च 2030. सो 2030 तक वो एग्जम्प्ट जो कैटेगरीज थी उसको बढ़ा दिया गया है. सो उसमें मेजरली कुछ ऐसे यूनिट्स इन IFSC है जिनका कैपिटल गेन, अगर आप फॉर एग्जांपल हम ले एयरलाइन लीजिंग या शिप लाइन लीजिंग, अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है और उसमें उस कैटेगरी के जो शेयर्स है वो आप बेच रहे हो, तो उसमें एग्जम्पशन है कैपिटल गेन में. सो उस तरह के जो सनसेट्स क्लोज थे उसमें एक्सटेंशन कर दिया गया है अप टू 31 मार्च 2030. सो अगर वहाँ तक आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये एग्जम्पशन आपको मिलेगा. Then to give benefit to non-resident policy holders for life insurance, तो उनके लिए अभी 10(10)(d) में प्रोविजन था कि there is a limit of up to 5 लाख का अगर आपका प्रीमियम है तो वो आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं था. तो उसमें अगर आप IFSC से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, then there is no limit on exemption under section 10(10)(d). then in section 10 क्लॉज 4H जो पहले सिर्फ एयरक्राफ्ट लीजिंग के लिए था, वो अभी सिर्फ लीजिंग के लिए भी ला दिया गया है. सो अगर आपने एयरक्राफ्ट लीजिंग की कंपनी में इन्वेस्ट किया था और आप शेयर्स बेच रहे हो तो उसमें आपको कैपिटल गेन नहीं था अगर आपने 1/4/2025 तक इन्वेस्ट किया था. नाउ दैट डेट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड एंड दैट कैटेगरी इज ऑल्सो एक्सटेंडेड फ्रॉम एयरक्राफ्ट लीजिंग टू शिप लाइन. इवन दैट दे हैड इंक्लूडेड शिप लाइन लीजिंग ऑल्सो. देन स्कोप ऑफ क्लॉज 34A, जहाँ पे डिविडेंड अगर किसी IFSC कंपनी ने, IFSC यूनिट ने IFSC कंपनी को दिया है, उसमें डिविडेंड एग्जम्प्ट था, तो उसमें भी शिप लाइन लीजिंग को ऐड किया गया है. देन करंटली अंडर डिम्ड डिविडेंड प्रोविजन सेक्शन 222, अगर आप कोई भी कंपनी है और उसका शेयर होल्डर है जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट 10% से ज़्यादा है, अगर आप उसको लोन एक्सटेंड कर रहे हैं देन इट इज़ अ डिम्ड डिविडेंड फॉर दैट कंपनी, कि आप डिम्ड डिविडेंड दिया गया, डिविडेंड की तरह ही उसको इनकम ट्रीट की जाती थी. बट नाउ फॉर यूनिट इन IFSCs, और अगर आप फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस यूनिट है IFSC में, और अगर आपकी पेरेंट कंपनी है वो ग्लोबली लिस्टेड कंपनी है, तो अगर आप उसको कुछ लोन के तौर पे पैसा दे रहे हैं और आपका फंक्शन यहाँ पे फाइनेंस का ट्रेजरी का है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग दैट ट्रांजैक्शन वेरी मच. सो उनके लिए वो डिम डिविडेंड की कैटेगरी में से निकाला गया है. बेसिकली डिम डिविडेंड वाज टू कैप्चर समटाइम्स कंपनीज वर नॉट गिविंग डिविडेंड एंड गिविंग एक्सटेंडिंग लोन्स एंड देन दे आर नॉट गेटिंग दोज मनी फॉर लॉन्ग ईयर्स. सो डिम डिविडेंड का प्रोविजन था. बट फॉर दिस टाइप ऑफ कंपनीज there is no possibility of doing that type of transaction, so उनके लिए ये exemption दिया गया है. So these are the major changes in IFSC. There are certain small changes also in this budget for IFSC units. Okay. So again coming to the government's motive, where government is highlighting going vocal for local, where they are boosting up the MSME sector, and MSME is acting at the backbone of the Indian economy. So are there any proposed changes under MSME which will boost further the MSME sector for being vocal? So in budget itself, finance minister has acknowledged that MSME industries in manufacturing is around 36 to 40%, and for export they are having a share of around 40 to 50%. So उसी लाइन पे इनको जो MSME का कवरेज है वो बढ़ाना है और MSME को फैसिलिटी ज़्यादा देनी है. तो उसका जो कवरेज है वो डेफिनेशन MSME जो कवर यूनिट हो रहे थे वो बढ़ा दी गई है. सो वो एक्चुअली प्रपोज की गई है, इफेक्टिव डेट अभी नहीं आई है, बट दैट डेफिनेशन विल कवर माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. उसमें कैटेगरी है कि अगर आपका माइक्रो एंटरप्राइज कब होगा, अगर आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है. स्मॉल एंटरप्राइजेस 10 करोड़ है इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ आपका टर्नओवर है.
फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस 50 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट था और आपका टर्नओवर अप टू 250 करोड़ है, तो ये एंटरप्राइजेस एमएसएमई में फॉल होते हैं। उसमें प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऐसा है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस की लिमिट 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपने किसी यूनिट में इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ किया है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस में फॉल होगा। प्रीवियसली दैट इज फॉलिंग अंडर स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस का भी कवरेज बढ़ा दिया गया है। जो 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसको 25 करोड़ कर दिया गया है, और जो 50 करोड़ का टर्नओवर था उसका स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया गया है। फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है फ्रॉम 50 करोड़, और अप टू 500 करोड़ की जो कंपनी होगी वो एमएसएमई में फॉल होगी मीडियम एंटरप्राइजेस में। सो अप टू 500 करोड़ तक की कंपनीज को एमएसएमई में कवर कर लिया गया है। सो दिस इज बेसिकली दिस इज अ प्रपोज्ड चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एमएसएमई डेफिनेशन। ड्यू टू दिस डेफिनेशन का अमेंडमेंट जो होगा उसकी वजह से बहुत सारी जगह पे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल हम देखें तो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस अंडर 43B, उसमें भी हम अगर पेमेंट माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को नहीं कर रहे तो वो हमको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अगर आप 45 डेज में पेमेंट नहीं कर रहे तो डिडक्शन नहीं मिल रहा था। नाउ दो स्मॉल एंटरप्राइजेस previously only covered up to 50 crore, now they will be covered up to 100 crore turnover. So this is going to be a major change in taxation as well, because उसकी इफेक्ट बहुत सारी जगह पे टैक्स में भी आएगी। Yes. So this was about the key summary of the financial aspects that has been proposed in the Union Budget 2025. We appreciate multiple changes which has been proposed under MSME, IFSC, TDS, but the most appreciated change and historic change which will be accepted by the most middle class taxpayers is about no tax payable up to 12 lakh of income. Thank you so much.